हेलो गाइज, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। आज मैं पुनः दिल्ली सल्तनत, जिसे हम मध्यकाल भारत के नाम से जानते हैं, तो इस प्रकार देखा जाए मध्यकाल भारत में से पहले संघर्ष काल हुआ। किस प्रकार संघर्ष काल भारत में मुस्लिम का उदय हुआ, यानी मुस्लिम के भारत में आक्रमण किस प्रकार हुए, सबसे पहला आक्रमणकारी कौन था, अरब का आक्रमण, तुर्क का आक्रमण, ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले वीडियो में पब्लिश कर दिए हैं। हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर लेना। और आज हम लेकर चलते हैं दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में भी इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि हमारे सही समय पर वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना। आज हम चलते हैं दिल्ली सल्तनत की ओर। तो बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं कि जो मध्यकाल भारत है, यानी मुस्लिम काल है, जिसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं, उनका क्रम किस प्रकार है। तो आइए सबसे पहले हम पूरे मध्यकाल भारत के इतिहास को समझने से पहले चलते हैं कि किस प्रकार के कौन कौन से वंशों ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। तो पहला शासन देखा जाए गुलाम वंश का था, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा था सैयद वंश और अंत था लोदी वंश। तो इसको भी आप क्रम पूछा गया है तो क्रम के अनुसार सजाना होता है, मिलान करना होता है, तो इसको भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक, तुगलक वंश ने 1320 से 1414 ईस्वी तक, सैयद वंश ने 1414 से 1451 ईस्वी तक, जबकि लोदी वंश 1451 से 1526 में जब आपका युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें लोदी इब्राहिम लोदी बाबर से हारता है, मुगल वंश की नींव पड़ती है। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में पांच वंशों ने शासन किया। तो इसमें हम सबसे चलते हैं गुलाम वंश को सबसे पहले लेकर। गुलाम वंश जो है कौन सा था, 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। तो गुलाम वंश का जब मोहम्मद गौरी यहाँ पर भारत में आया, इसने अपना शासन यहाँ के क्षेत्रों भारत को जीतने के बाद अपने जो यहाँ पर गुलाम था उसको यहाँ पर जो है उत्तराधिकारी बना दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। तो आप बड़ी आसानी से समझिए। तो ये सारे इसके भी क्रम कई सारे पूछे जाते हैं। तो इन क्रम में देखा जाए तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्या होगा, इसको पढ़ने से क्या होगा, एक तो हम सारी चीज़ें क्रम सजाने को आए वो कर सकते हैं, साथ में किसने कब किया, जैसे पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन जो 1210 और 1206 के बीच में कोई भी कार्य हुआ होगा तो जाहिर बात कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया होगा। तो आइए चलते हैं इनको क्रम से सजाने के लिए। हम सबसे पहले चलते हैं पहला शासक जो गुलाम वंश का था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। दूसरा शासक आपका आराम शाह था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। इस प्रकार 1210 में ही ये शासन पर बैठता है मीरों के द्वारा। और ये जो देखा जाए जो कुतुबुद्दीन था वो कुतुबी राजवंश का शासक था, कुतुबी राजवंश। यहाँ पर थोड़ा समझना होगा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका जो गुलाम था, जिसको हम इल्तुतमिश के नाम से जानते हैं, तो इल्तुतमिश क्या करता है, इस आराम शाह से युद्ध करता है और इल्तुतमिश आराम शाह की जगह पर इल्तुतमिश शासक बनता है। इस प्रकार 1210 ईस्वी में से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश शासक रहता है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और साथ में गुलाम भी था। तो इसे हम गुलामों का गुलाम कहते हैं इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश को ही जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी लाहौर थी, लेकिन इल्तुतमिश ने क्या शासन में जो है राजधानी दिल्ली को बनाया था। इस प्रकार आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश। लेकिन थोड़ा यहाँ पर समझना है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कुतुबी राजवंश का था, जबकि इल्तुतमिश देखा जाए तो ये शमसी राजवंश का शासक था। तो इल्तुतमिश के बाद देखा जाए शासन पर रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासन पर बैठता है इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद। और ये जब शासन पर बैठता है, लेकिन उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को बनाया था इल्तुतमिश, क्योंकि बहुत योग्य इसके पुत्र ना होने के कारण इल्तुतमिश ने रजिया को जो है अपना उत्तराधिकारी बनाया था। अब रजिया जो थी, रजिया ने जाकर जनता में ऐसी गुहार लगाई और अंततः जो है 1236 ईस्वी में ही रजिया सुल्तान जो है बन जाती है गुलाम वंश की शासिका। तो आपने देखा रजिया सुल्तान जो है
प्रथम मुस्लिम शासिका और अंतिम मुस्लिम शासिका थी। तो इस प्रकार आपने देखा कुतुबुद्दीन आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह और रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का जो शासन रहा 1236 से 1239 ईस्वी तक। फिर इसके बाद देखा जाए मुइजुद्दीन बहराम शाह जो शासक बनता है और 1240 से 1242 तक ये शासन करता है। उसके बाद देखा जाए अलाउद्दीन मसूद शाह जो 1242 से 1246 ईस्वी तक शासन करता है। फिर देखा जाए नसरुद्दीन महमूद जो 1246 से 1265 तक शासन करता है। तो नसरुद्दीन महमूद जो था वो बलबन का दामाद, अपनी बेटी को ब्याहता है, तो इस प्रकार इसका दामाद हो जाता है। और इसके बाद देखा जाए इसकी हत्या होने के बाद बलबन जो है वो शासन पर आता है। बलबन के बाद देखा जाए बलबनी राजवंश की स्थापना होती है। ये सारे गुलाम वंश के शासन में आते हैं। इस प्रकार गयासुद्दीन बलबन के बाद 1287 ईस्वी जब में इसकी मृत्यु होती है तो मुइजुद्दीन कैकुबाद जो है शासन पर बैठता है 87 से 90 तक। और 90 में ही क्यूमर्स जो है 1290 में शासन पर बैठता है और 1290 में ही ये इसका अंत हो जाता है। तो इस प्रकार टोटल आपने देखा कि 11 राजवंशों ने गुलाम वंश में शासन किया। तो गुलाम वंश में आप देखेंगे तो गुलाम वंश में टोटल 11 कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबल और फिर कैकुबाद और कैमर्स। तो अंतिम गुलाम वंश का शासक पूछा जाए तो क्यूमर्स होता है। तो इस प्रकार आप बड़ी आसानी से इसको पहले आप साधारणतया समझते चले जाएंगे, फिर इनको आप डिटेल में सारी बातें आप जब पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। दूसरा देखा जाए गुलाम वंश के बाद तो खिलजी वंश आता है और खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चलता है। जो इसका गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्यूमर्स, जिसकी हत्या कर खिलजी वंश का जो जलालुद्दीन खिलजी था। आगे चलते हैं खिलजी वंश की। तो 1290 से 1320 तक शासन हुआ। तो इसका पहला शासक देखा जाए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था जो 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा। फिर इसका भतीजा देखा जाए अलाउद्दीन खिलजी जो जलालुद्दीन खिलजी के बड़े भाई का पुत्र था 1296 से 1316 ईस्वी। तो 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन करता है। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद देखा जाए शहाबुद्दीन उमर है, उसके बाद मुबारक शाह खिलजी है और अंत में नसरुद्दीन खुसरो खां। इस प्रकार 1320 ईस्वी में इसका अंत हो जाता है। इस प्रकार देखा जाए खिलजी वंश में 5 लोगों ने शासन किया। इनको भी बड़ी क्रम से आप याद कर लेंगे क्योंकि ये शासन इसमें जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनके बहुत कोई ज़रूरी नहीं होता है लेकिन इनके बारे में पढ़ना, लेकिन ये क्रम जब पूछे जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को हमें हल करना मुश्किल होता है। तो इसको क्रम से आप सारी बातें पढ़ते चले जाइए। तो खिलजी वंश के भी देखा जाए तीसरा राजवंश जो है तुगलक वंश होता है। तो तुगलक वंश 1320 से 14 ईस्वी तक होता है और इसको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं। आप देखते हैं गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 तक ईस्वी तक होता है, जबकि 90 में जो है अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी बनता है और 90 से देखा जाए 1320 तक जो है शासन रहता है खिलजी वंश का और 1320 से ही शुरुआत होती तुगलक वंश की। इस प्रकार देखा जाए तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक थे। किसके? तुगलक वंश के 1320 से 1325 ईस्वी तक। फिर मोहम्मद बिन तुगलक होते हैं 1325 से 51 तक। फिरोज शाह तुगलक होते हैं 1351 से 1388 तक। तो इस प्रकार देखा जाए 3 राजवंश ही आप लोग बड़ी जो है डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन जब इनका क्रम पूछा जाता है तो ऐसी स्थिति में हमें समस्या होती है। तो इनको क्रम से आप पहले याद कर लीजिए ताकि इनको डिटेल में आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक सादुती, अबू बकर शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह और इस प्रकार 7 शासक ये हो जाते हैं। और 8वें शासक के रूप में स्वतंत्र शासक के रूप में थे जो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह था, वो दिल्ली का था, जबकि नुसरत शाह फिरोजाबाद का शासक था। तो इस प्रकार तुगलक वंश में 2 शासक ये अलग से हुए हैं। तो टोटल 9 शासक जो है इस तुगलक वंश में हुए हैं। तो ये भी पूछा जाता है। तो आपने देखा गुलाम वंश में 11 हैं, जबकि आपके खिलजी वंश में 5 हैं, तुगलक वंश में 9 हैं। इसके आगे चलते हैं सैयद वंश की ओर। तो दिल्ली सल्तनत में देखा जाए चौथा राजवंश था सैयद वंश
जो 1451 ईस्वी तक शासन करते हैं। इसमें देखा जाए तो खिज्र खां पहला था जिसने सैयद वंश की नींव रखी थी 1414 से 1421 ईस्वी तक। फिर मुबारक शाह था, फिर मोहम्मद शाह था, फिर अलाउद्दीन आलम शाह। इस प्रकार देखा जाए सैयद वंश में कुल 4 शासक हुए हैं। तो 4 शासकों ने सैयद वंश के रूप में शासन किया। अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासक किस वंश में है तो आप कहेंगे सैयद वंश में, और सबसे अधिक पूछा जाए तो सबसे अधिक होते हैं गुलाम वंश में। आगे चलते हैं तो 5वां आपका जो दिल्ली सल्तनत पर शासन हुआ है वो हुआ है लोधी वंश का, और लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, और ये 1451 में शासन पर आता है और ये चलता है 1526 ईस्वी तक लोधी वंश। पहला है बहलोल लोधी जो 1451 से 1489 ईस्वी तक रहा है। दूसरा है सिकंदर लोधी जो 1489 से 1517 ईस्वी तक रहता है, और इसका अंतिम शासक है इब्राहिम लोधी। यहाँ पर देखा जाए सबसे कम शासन करने वाले किस वंश के शासक थे तो आप कहेंगे लोधी वंश, और लोधी वंश में 1517 से 1526 तक रहा, और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जिसमें इब्राहिम लोधी बाबर से हारता है, और इस प्रकार बाबर ने मुगल की नींव रखी थी। तो इस प्रकार सबसे पहले क्रम से आपको समझना है कि दिल्ली सल्तनत में कितने शासक हुए, कितने कितने वंशों ने यहाँ पर शासन किया। कुछ फैक्ट और समझते हैं। तो दिल्ली सल्तनत काल में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया, ये आप समझ लेंगे। सल्तनत काल का दिल्ली का प्रथम शासक यानी सल्तनत का जिसे हम दिल्ली का प्रथम शासक पूछें तो प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत में दिल्ली को राजधानी सबसे पहले किसने बनाया था तो इल्तुतमिश ने बनाई थी। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 ईस्वी से होती है। किस वंश से? गुलाम वंश से, और इसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब दिल्ली सल्तनत का अंत में 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की जाती है। इस प्रकार देखा जाए दिल्ली का जो सल्तनत काल थी उसका अंत 1526 में होता है, और इसके बाद देखा जाए मुगल वंश की शुरुआत होती है। अब मुगल वंश की शुरुआत किसने की थी तो बाबर ने। किस युद्ध के बाद? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। दिल्ली सल्तनत काल में लोधी वंश अंतिम वंश था, जबकि इब्राहिम लोधी देखा जाए अंतिम शासक था। तो इतने आप फैक्ट सबसे पहले क्रम से सारे वंशों को आप पढ़ लेंगे। इसके बाद हम आपको डिटेल से इन सारी बातों को समझाएंगे। तो सबसे पहले इन राजवंशों को आप क्रम से पढ़ेंगे। यहाँ तक आपने वीडियो को देखा उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।